Good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening, sir. Sir, हेलो बताइए। सर पिछले क्लास का होमवर्क पूछ क्या एक सेकंड कलीग से मतलब 10 मिनट। डाउट है कुछ? नहीं सर, एक्चुअली इससे पहले मैं होमवर्क नोट कर रही थी, उसे उसी वक्त सर ने क्लास सेंड कर दी, तो होमवर्क क्वेश्चन नंबर नोट नहीं कर पाए। तो कोई बता पाए सर? असाइनमेंट 1 से क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 और असाइनमेंट 2 से क्वेश्चन नंबर 1 to 8। 1 to 8 या 1 to 8? 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके 1 to 8। ओके, समझ गए। थैंक यू सर। सर डाउट था। बताइए। सर आज जो टेस्ट हुआ है तो सर वहाँ पे दो क्वेश्चन 12 और 13 का आंसर सेम है क्या? तो वहाँ पे आंसर उसका मैं चेंज हो। एंड में बता देता हूँ। ओके सर, थैंक यू। ओपन। ओके सर, थैंक यू। सो प्लीज म्यूट कर लीजिए। सो आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज वेक्टर कैलकुलस। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैम, टीएफआर, जेस, डीयू, जेएनयू जितने भी एग्जामिनेशन है सबके रेस्पेक्ट में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वेक्टर कैलकुलस से क्वेश्चन तो आता ही है, और जैसे आप लोग को पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटोस्टैटिक्स में जो आप ईएमटी का टॉपिक जो आपके सिलेबस इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म जो सिलेबस में है उसमें सारे कैलकुलेशन वेक्टर के रिलेटेड ही होते हैं। ठीक है, तो वहां पर भी हम यहाँ पे जो वेक्टर के डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ेंगे, वेक्टर रिलेटेड कुछ थ्योरम्स भी पढ़ेंगे। इन सबका एप्लीकेशन आपको इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म इस टॉपिक में मिल जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म के ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन में किसी ना किसी स्टेप में वेक्टर्स के प्रॉपर्टीज का, वेक्टर के आइडेंटिटीज का या वेक्टर के जो थ्योरम्स है उनका यूज तो होता ही है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक तो ये वेक्टर से क्वेश्चन आते हैं और दूसरा ईएमटी में भी और इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में भी काफी जगह पर ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन में वेक्टर का यूज होगा। तो पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर वेक्टर्स। अब ये चीज आप लोगों ने स्कूल लेवल में पढ़ के आए होंगे। जस्ट मैं
रिवीजन हो रहा है। वेक्टर बेसिकली क्या है? वेक्टर्स आर फिजिकल क्वांटिटीज विच आर कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जब हम स्केलर क्वांटिटी की बात करते हैं, स्केलर में क्या होता है? ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन। स्केलर में सिर्फ हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, डायरेक्शन की बात नहीं करते। बट वेक्टर में हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे और डायरेक्शन की भी बात करेंगे। तो वेक्टर्स आर फिजिकल क्वांटिटीज विच आर स्पेसिफाइड बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। बट ये चीज ध्यान रखिएगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने का मतलब ही वो वेक्टर होगा जरूरी नहीं है। The quantity should follow the law of vector addition। जो फिजिकल क्वांटिटी है वो वेक्टर एडिशन लॉ फॉलो करना चाहिए। ठीक है, ऐसे भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन है बट वो वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करता। अभी डिस्कस करेंगे हम। तो वेक्टर मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए और वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो करना चाहिए। सम एग्जांपल्स ऑन दिस: displacement, velocity, acceleration, electric field, magnetic field, force, momentum, all these are examples of vector quantity. Now, वेक्टर को हम जियोमेट्रिकली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? जियोमेट्रिकली वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय ये एरो। ये ब्लू एरो आपको दिख रहा है, ये वेक्टर का साइन है। तो ये वेक्टर ए को रिप्रेजेंट करता है। कैपिटल ए इज द इनिशियल पॉइंट, capital B is the final point of the vector। A is the initial point, B is the final point, या इसको टेल और हेड भी बोला जाता है। ये जो एरो आपको दिख रहा है, इनिशियल पॉइंट दिस इज टेल और फाइनल पॉइंट दिस इज द हेड ऑफ द एरो। तो किसी भी वेक्टर को हम ऐसे एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं जियोमेट्रिकली। ना जैसे ऊपर बताया गया, वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रिप्रेजेंट क्या करता है? देखिए, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द एरो। मैग्नीट्यूड बेसिकली क्या है? इस एरो का जो लेंथ है उसी को हम वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोलते हैं। एंड एरो का जो डायरेक्शन है वही वेक्टर का डायरेक्शन होगा। एरो का डायरेक्शन किस तरफ से किस तरफ है? टेल टू हेड। तो एरो का जो डायरेक्शन है वही वेक्टर का डायरेक्शन है और एरो का डायरेक्शन किस तरफ है? फ्रॉम टेल टू हेड। तो वेक्टर का डायरेक्शन भी टेल टू हेड होगा। So length of the arrow is magnitude and direction of the arrow will be the direction of the vector। तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को जियोमेट्रिकली हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नाउ यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया था, वेक्टर क्वांटिटी सिर्फ मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होना सफिशिएंट नहीं है, वेक्टर एडिशन लॉ फॉलो करना चाहिए। यहां पे देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है, नोट: इलेक्ट्रिक करंट इज ए फिजिकल क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक करंट एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। हम इलेक्ट्रिक करंट में मैग्नीट्यूड की बात भी करते हैं और इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो कर रहा है उसके डायरेक्शन की भी बात करते हैं हम। ठीक है, बट इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट फॉलो द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर एडिशन लॉ फॉलो नहीं करता। तो इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड भी है, इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन की भी बात करते हैं, जो इलेक्ट्रिक करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। बट इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करता। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक करंट इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है बिकॉज ये वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करता। अब मैं वेक्टर एडिशन लॉ क्या है वो भी पढ़ेंगे, जो आप लोगों ने स्कूल लेवल में पढ़ा है वही है, मैं कुछ नया चीज नहीं बता रहा हूं, जस्ट रिवीजन। तो करंट जो है वो वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करता। तो प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, और इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क।
सर जब दो वेक्टर्स के बीच में एंगल लेते हैं तो वो टेल टू टेल एंगल होता है, कई बार गलत होता है। क्या बोल रहे हैं? सर जब दो वेक्टर्स के बीच में एंगल लेते हैं तो सर वो एंगल जो होता है वो टेल टू टेल के बीच में होता है जब वो ज्वाइंट हो। अभी नेक्स्ट स्लाइड में पता चल जाएगा। डन सर। ओके, मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। यस सर। सर आवाज नहीं आ रही। नहीं, मैं वेट करो, हो गया लिखना, वेट Yes, करने को sir. बोले। यस सर। सो नेक्स्ट पार्ट इज लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दो वेक्टर को आप ऐड कर रहे हो तो जो रिजल्टेंट होगा उसको आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब दो वेक्टर को अगर आप ऐड करते हो या दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो क्वांटिटी आएगा वो वेक्टर होगा या स्केलर होगा? Vector. वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर को ऐड करते हैं तब भी वेक्टर क्वांटिटी है, एक वेक्टर से दूसरा सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी वो वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो सपोज हमारे पास दो वेक्टर्स हैं P एंड Q। P वेक्टर इज गिवन बाय दिस OA। OA जो आपको एरो दिख रहा है, तो दिस इज P वेक्टर and AB represents Q vector. Look at the diagram. OA represents P vector and OAB represent Q vector. Now इसका जो रिजल्टेंट है, इसके ऊपर वेक्टर साइन होगा ऑब्वियसली, इसका जो रिजल्टेंट है दैट इज R वेक्टर, दिस वन OB। इसी को बेसिकली हम क्या बोलते हैं? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। OA प्लस AB इज इक्वल टू OB। इसको बोला जाता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये आप लोगों ने स्कूल लेवल में पढ़ा होगा। तो वही चीज यहां पर है, पी वेक्टर क्यू वेक्टर को ऐड करेंगे तो एक नया वेक्टर आएगा आर, जिसको बोला जाता है रिजल्टेंट वेक्टर। एंड सपोज द एंगल बिटवीन पी एंड क्यू इज थीटा। अब जो किसी ने क्वेश्चन किया था, जो दो वेक्टर के बीच में जो हम एंगल लेते हैं वो हम क्या टेल टेल के बीच में लेते हैं? द आंसर इज यस। अगर हम इस डायग्राम, इस दो वेक्टर को अगर हम थोड़ा सा अलग से ड्रॉ कर लेते हैं, this is P vector and this is Q vector, जैसा डायग्राम है। ये P और Q वेक्टर है। तो हम क्या करेंगे, हमें बेसिकली क्या करना है, इन वेक्टर्स को बेसिकली डिस्प्लेस करना है सच दैट इन दोनों का टेल जो है
वो सेम जगह पे आ जाए, सेम पॉइंट आ जाए। ठीक है, ये हमें इस वेक्टर को ऐसे कोई भी किसी भी हम डिस्प्लेस कर सकते हैं, पी को या क्यू को ऐसे डिस्प्लेस करना है कि इन दोनों का टेल सेम आ जाए। अब डिस्प्लेसमेंट पैरेलल डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब ऐसा ना हो जो आपने डिस्प्लेस किया और एंगल ही चेंज हो गया। तो देखिए इसको तो हम अगर हम पी वेक्टर को थोड़ा आगे डिस्प्लेस करते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो ये पी वेक्टर और ये क्यू वेक्टर, एंगल तो सेम ही रहेगा ना। बेसिकली क्या किया गया, ये जो पी वेक्टर है इसको इसी डायरेक्शन में थोड़ा सा फॉरवर्ड शिफ्ट कर दिया गया, ऐसा दिखेगा। और फॉरवर्ड शिफ्ट किया तो देखिए इन दोनों का टेल जो है ये सेम ही है, ये जो एंगल है दिस इज थीटा, यही डायग्राम में शो किया गया है। तो एंगल कैलकुलेट करने के टाइम पे ये ध्यान रखिएगा कि दोनों का जो टेल है वो सेम पॉइंट है। अब जो एंगल की हम बात कर रहे हैं, अभी आपको शिफ्ट करना पड़ेगा, डिस्प्लेस करना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग। तो पी वेक्टर और क्यू वेक्टर में एंगल क्या है, थीटा। सो रिजल्टेंट वेक्टर है आर, सो द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर आर विल बी गिवन बाय दिस फॉर्मूला। तो दो वेक्टर को ऐड करते हैं, जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है उसका मैग्नीट्यूड ये है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। पी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी, क्यू क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्यू, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। अगर ये एडिशन ना होके, अगर एडिशन ना होके सपोज हम डिफरेंस लेते, p माइनस क्यू, आर वेक्टर इज सपोज p वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर, अगर ऐसा होता। अब आप मुझे बताइए p वेक्टर और q वेक्टर के बीच में एंगल है थीटा, p और q के बीच में है एंगल थीटा, तो p और माइनस q के बीच में एंगल क्या होगा, 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा। तो p q के बीच में एंगल थीटा है, तो p वेक्टर एंड माइनस q वेक्टर के बीच में एंगल होगा 180 माइनस थीटा। तो इस केस में मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर विल बी स्क्वायर रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos 80 माइनस 180 माइनस थीटा हो जाएगा माइनस cos थीटा। तो यहां पर जस्ट एक्सट्रैक्ट माइनस साइन चला है, cos 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा माइनस cos थीटा। तो एडिशन है तो ये फॉर्मूला, अगर डिफरेंस लेते हैं तो ये फॉर्मूला। दोनों इंपॉर्टेंट है, जैसा क्वेश्चन में जरूरत पड़ जाए। ना अगर डायरेक्शन की बात करें, जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो देखिए, दिस रिजल्टेंट वेक्टर आर इज मेकिंग एन एंगल फाई विथ पी वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर आर इज मेकिंग एन एंगल फाई विथ पी वेक्टर। अब ये फाई क्या रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन। बस आप देख सकते हो आर वेक्टर अगर इसका डायरेक्शन चेंज कर देते हैं तो फाई भी चेंज कर जाएगा। तो फाई आर वेक्टर के डायरेक्शन से रिलेटेड है। तो फाई क्या होगा, tan इनवर्स q sin थीटा बाई p प्लस क्यू। तो रिजल्टेंट वेक्टर के डायरेक्शन को हम फाई से रिलेट कर सकते हैं और फाई का फॉर्मूला ये है। ये काफी आसान, मतलब ये फाई ऐसे कैसे आया, काफी आसानी से बोल सकते हैं। tan फाई क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan फाई होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, आपने स्कूल लेवल में पढ़ा है ना। लुक एट द डायग्राम, कोई बता सकता है ये लेंथ क्या है, यहां से यहां तक आर cos थीटा। p, जो p वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, और यहां से यहां तक Q cos q cos थीटा। तो जो बेस है उसका लेंथ क्या होगा टोटल, P plus Q cos P plus इन Q दोनों को cos ऐड कर देंगे। ये p है और ये q cos थीटा है, तो p प्लस q cos थीटा इज द बेस। देखिए
यहाँ पे ये बेस आया है, और जो परपेंडिकुलर है इसका लेंथ कितना होगा? क्यू साइन थीटा। Q sin सिंपल ट्रिगोनोमेट्री है। तो फाई वेक्टर आर का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, जिसका फॉर्मूला ये। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. नोट डाउन कर लीजिए। Yes. बताइए, हो गया है? क्या बोल रहे हैं? यस सर, यस सर, डन। ठीक है। नाउ जो पिछले स्लाइड में बताया गया, करंट इज ए क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है, बट वो वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करता, इसलिए करंट को हम वेक्टर क्वांटिटी नहीं बोलते हैं। ओके, नाउ वेक्टर एडिशन हमने यहाँ पे पढ़ा है। जब आप दो वेक्टर को ऐड करते हो, जो रिजल्टेंट है वो एंगल पे डिपेंड करता है। इन दो वेक्टर्स के बीच में एंगल क्या है, रिजल्टेंट उस एंगल पे डिपेंड करता है, कॉस थीटा वाला टर्म जो है। ये आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़े होंगे। सपोज इस पार्ट में करंट है I1 और इस पार्ट से करंट फ्लो कर रहा है I2। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स करंट लॉ यहां पे कितना करंट फ्लो करेगा? I1 plus I1 प्लस I2। तो करंट का एडिशन करते हैं तो सिंपल ऐड कर देते हैं। तो क्या यहाँ पर ये एडिशन इस एंगल पे डिपेंड कर रहा है? No, sir. No, No. sir. अगर वेक्टर है तो उनका एडिशन इस एंगल पे डिपेंड करना चाहिए, बट यहाँ पे ये एंगल कुछ भी हो, इन दोनों को ऐड करेंगे तो I1 प्लस I2 ही आएगा। तो दैट्स व्हाई करंट डज नॉट फॉलो द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। So current is not a vector quantity, although it has magnitude and direction. तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। तो नेक्स्ट हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। ये भी नया चीज नहीं है, आप लोगों ने पढ़ा है। फर्स्ट नल वेक्टर, बताइए सर। तो क्या करंट फिर टेंसर क्वांटिटी होगा? क्या? फिर करंट टेंसर क्वांटिटी होगा? वेक्टर भी टेंसर क्वांटिटी है, टेंसर जनरल है। करंट को आप बोल सकते हो टेंसर ऑफ रैंक 1, बिकॉज जो स्केलर क्वांटिटीज होते हैं, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, स्केलर जो होता है वो टेंसर ऑफ रैंक 0 होता है, और वेक्टर क्वांटिटी जो होता है वो टेंसर ऑफ रैंक 1 होता है। तो जो भी हम स्केलर वेक्टर पढ़ते हैं उनको इन जनरल आप टेंसर भी सोच सकते हैं। स्केलर्स आर टेंसर ऑफ रैंक 0, वेक्टर्स आर टेंसर ऑफ रैंक 1। तो अगर आप उस सेंस में टेंसर बोलना चाहो तो बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो हम वेक्टर पढ़ रहे हैं वो भी टेंसर ही है। हम जो ऑल्दो यहाँ पर अभी सिलेबस में नहीं है, हम जो टेंजेंट वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, ग्रेडियंट वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, ये भी टेंसर ही है। ठीक है, जो टेंजेंट वेक्टर हम पढ़ेंगे वो है कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर, और जो ग्रेडियंट हम पढ़ेंगे, ग्रेड फाई कैलकुलेट करना, वो है कोवेरिएंट टेंसर। अब इनका मतलब क्या है, जब आप लोग टेंसर पढ़ेंगे, जब आएगा आप लोगों के सिलेबस में तब आप जानेंगे। तो ये वेक्टर जो हम पढ़ रहे हैं ये भी टेंसर का एग्जांपल है, रैंक 1 होगा। और ये रैंक कौन डिसाइड करता है? ये रैंक डिसाइड करता है कितने डायरेक्शंस इन्वॉल्व हैं। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के साथ जितने डायरेक्शन इन्वॉल्व होते हैं, रैंक उसी से कनेक्टेड होता है। तो कभी भी जब हम वेक्टर की बात करते हैं
तो उसमें कितने रैंक होते हैं, कितने डायरेक्शंस होते हैं? Once. वन। वेक्टर जब हम बोलते हैं तो एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन की हम बात करते, एक डायरेक्शन की बात करते हैं, तो वेक्टर इज ए टेंसर ऑफ रैंक 1। ठीक है, तो इन जनरल ये सारी चीजें टेंसर ही। ओके सो सर। नल वेक्टर जो हम डिस्कस कर रहे हैं, नल वेक्टर का मतलब है जिसका मैग्नीट्यूड 0 है, वेक्टर हैविंग 0 मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड बेसिकली क्या है? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में जो लेंथ है वही तो मैग्नीट्यूड है ना। इनिशियल पॉइंट जो हमने कुछ देर पहले ये डायग्राम में देखिए, दिस इज द इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज द फाइनल पॉइंट। ये जो लेंथ है, ये जो डिस्टेंस है, यही मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 बन जाए, इसका मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या सेम है या डिफरेंट है? सेम है, सेम। सेम हो जाए। इनिशियल फाइनल पॉइंट जब सेम होगा तभी मैग्नीट्यूड 0 बन सकता है। तो Yes, जिस sir. वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 है उसको हम बोलते हैं नल वेक्टर। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो नल वेक्टर का डायरेक्शन क्या है? नल वेक्टर डज नॉट हैव ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। मतलब यह है, ये बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं जो नल वेक्टर का मल्टीपल डायरेक्शन है। नल वेक्टर का डायरेक्शन तो है, बट पर्टिकुलरली कोई डायरेक्शन हम नहीं बोल सकते, आर्बिट्ररी कोई भी डायरेक्शन हो सकता है। क्यों? अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है, इसका मतलब नल वेक्टर बेसिकली एक पॉइंट है। यस नल वेक्टर एग्जिस्ट इन अ पॉइंट। तो इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम होने का मतलब है नल वेक्टर बेसिकली एक पॉइंट है। और पॉइंट का कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन क्या बता सकते हैं हम? नो सर। नहीं बता सकते, आर्बिट्ररी डायरेक्शन। ये तो जैसा प्रॉब्लम हम डील करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। इन जनरल इसका डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, बिकॉज ये बेसिकली एक पॉइंट है। इट हैव आर्बिट्ररी डायरेक्शन, एक पॉइंट है। और इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? 0 और ऊपर वेक्टर साइन दिया जाता है। इसका मतलब है 0 वेक्टर और नल वेक्टर। इसका मतलब मैग्नीट्यूड 0 होगा, डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट, इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स का मतलब क्या है? आपके पास दो वेक्टर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, तो उसको हम बोलेंगे इक्वल वेक्टर्स। तो टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर्स इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो उसको हम इक्वल वेक्टर बोलेंगे। तो कहीं पे अगर ऐसा लिखा रहता है ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर, ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, इसका मतलब है इन दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा एंड डायरेक्शन इक्वल हो, सेम हो। तो ए कैप इक्वल टू बी कैप। तो वेक्टर इक्वल होने का मतलब उसका मैग्नीट्यूड, उसका डायरेक्शन दोनों सेम होंगे। नोट डाउन कर लीजिए। सर एक क्वेश्चन है। बताइए। सर जब नल वेक्टर्स का सर मैग्नीट्यूड 0 होता है, ऑलमोस्ट उसको पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो सर उसकी फिर जरूरत क्यों पड़ी लोगों को? जैसे अगर सपोज अगर हम दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं, सपोज नल वेक्टर का अगर हम जरूरत की बात करें, आपने दो वेक्टर्स लिए, ठीक है, दो वेक्टर अगर पैरेलल हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो 0 होगा। तो 0 मतलब नल वेक्टर होगा। जैसे बहुत जगह पे होता है जो नल वेक्टर आएगा, जैसे डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। सपोज एक पार्टिकल एक पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है और घूम फिर के वहीं पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है?
जीरो जीरो। तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का नल वेक्टर नहीं होगा। होगा। तो ऐसे फिजिक्स में बहुत सारे केसेस ऐसे आएंगे जहां पे आपको नल वेक्टर का जरूरत पड़ेगा, जिसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट। आप जहां से शुरू कर रहे हो वहीं पे आके रुक जाओ तो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक नल वेक्टर है। तो फिजिक्स में काफी जगह पे नल वेक्टर का रिक्वायरमेंट है। अगर नल वेक्टर ना होता तो यू कैन से पूरा जो एनालिसिस है वो कंप्लीट नहीं होता। और मैं अगर थोड़ा सा एक मैथमेटिक्स सेंस में बोलूं, ऑल्दो ये आपके जैम या केएफआर के सिलेबस में नहीं है, तो मे बी आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा या फ्यूचर में जाके पढ़ेंगे। एक होता है वेक्टर स्पेस, एक क्वांटिटी होता है वेक्टर स्पेस। इन Yes, sir. सिंपल वर्ड्स, वेक्टर स्पेस का मतलब होता है सेट ऑफ इनफाइनाइट मेनी वेक्टर्स। जितने भी वेक्टर्स पॉसिबल है ना, उनका जो सेट है उसको हम बोल सकते हैं वेक्टर स्पेस। ठीक है। अब वेक्टर स्पेस फॉर्म करने का एक कंडीशन होता है, जो उसमें एक आइडेंटिटी एग्जिस्ट करना चाहिए। वेक्टर स्पेस तभी फॉर्म करेगा जब उस स्पेस में आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगा, और आइडेंटिटी एलिमेंट ही नल वेक्टर होता है। किसी भी वेक्टर के साथ अगर आप नल वेक्टर ऐड करते हो, सेम वेक्टर आता है, डिफरेंट वेक्टर आता है? सेम वेक्टर। सेम वेक्टर आता है। तो नल वेक्टर एक्ट्स लाइक ए एडिटिव आइडेंटिटी। मतलब किसी भी वेक्टर के साथ नल वेक्टर ऐड करो तो सेम वेक्टर आएगा। तो इसको बोला जाता है एडिटिव आइडेंटिटी, the identity element with respect to addition. Boolean algebra से related। Linear, right। तो यही चीज जो है वेक्टर स्पेस फॉर्म करने के लिए ये कंडीशन इंपॉर्टेंट होता है, जो एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करना चाहिए। और वो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है? नल वेक्टर। नल वेक्टर अगर नहीं लिखेंगे तो वेक्टर स्पेस फॉर्म ही नहीं करेगा। तो जो भी हम एनालिसिस करते हैं ना वेक्टर स्पेस, वेक्टर्स का यूज करके, वो पॉसिबल ही नहीं होगा, मतलब कंप्लीट नहीं होगा, कुछ ना कुछ इनकम्प्लीट पोर्शन रह जाएगा। इसीलिए नल वेक्टर का प्रेजेंस बहुत जरूरी है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी तो नल वेक्टर होंगे। क्या? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होते हैं वो भी तो नल वेक्टर के एग्जांपल होंगे। मैग्नेटिक फील्ड? यस, लाइन। उसका मैग्नीट्यूड जब जीरो बनेगा तभी नल वेक्टर होगा ना। इन जनरल क्यों होगा नल वेक्टर? उसका भी तो सर क्लोज लूप जो है से डिस्प्लेसमेंट टोटली जीरो हो जाता है। जिस केस में जो भी फिजिकल क्वांटिटी की आप बात कर रहे हो, वो अगर वेक्टर क्वांटिटी है और वो जीरो आ रहा है, मतलब वो नल वेक्टर। अब जितने भी एग्जांपल आपके माइंड में आ रहा है उनसे आप रिलेट कर सकते हो। फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर होना चाहिए और रिजल्ट जीरो होना चाहिए, तो नल वेक्टर होगा। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। नोट डाउन कर लिया है? यस सर। यस सर। ओके। नेक्स्ट, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब है वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड। जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर बेसिकली वेक्टर का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। मतलब किसी भी वेक्टर का अगर डायरेक्शन कैलकुलेट करना है तो हम यूनिट वेक्टर ही कैलकुलेट करते हैं। देखिए, वन एग्जांपल, सपोज आपके पास एक वेक्टर है ए आई कैप -2j कैप +5k कैप। अगर आपको पूछा जाए ये वेक्टर क्या यूनिट वेक्टर है, सॉरी, तो हम क्या करेंगे? इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे। स्क्वायर रूट 1 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर।
इसको अगर आप ऐड करते हो तो कितना आ रहा है? अंडर रूट 30. इट इज नॉट इक्वल टू 1, 5 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 नहीं है, दैट मीन्स इट इज नॉट ए यूनिट वेक्टर। लेकिन अगर हम इस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, वेक्टर ए, इसको हमने मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, मैग्नीट्यूड ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया है, तो हमें यूनिट वेक्टर मिलेगा ए कैप। देखिए क्या आएगा, मैग्नीट्यूड है अंडर रूट 30, तो 1 अपॉन अंडर रूट 30 आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 5k कैप। ये एक यूनिट वेक्टर है, इसको हम क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर अलोंग ए। वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो यूनिट वेक्टर मिलेगा। और जैसे मैंने बताया, यूनिट वेक्टर बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। अगर वेक्टर का डायरेक्शन कैलकुलेट करना है तो आप यूनिट वेक्टर का यूज करेंगे। तो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, तो यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। नेक्स्ट, कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर का मतलब क्या है? इन सिंपल वर्ड्स, दो वेक्टर्स अगर पैरेलल या एंटी पैरेलल हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? कोलिनियर वेक्टर्स। दो वेक्टर्स पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, दो वेक्टर अगर पैरेलल हैं इसका मतलब उनके बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री। 0 डिग्री। और दो वेक्टर अगर एंटी पैरेलल है तो उनके बीच में एंगल क्या है? 180 डिग्री। 180 डिग्री। ठीक है, तो पैरेलल है तो एंगल होगा 0 डिग्री, एंटी पैरेलल है तो 180 डिग्री। तो वही चीज यहां पे लिखा गया है, टू और मोर वेक्टर्स विच आर पैरेलल और एंटी पैरेलल आर नोन एज कोलिनियर वेक्टर्स। पैरेलल भी हो सकता है, एंटी पैरेलल भी हो सकता है। जैसे सपोज ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, ये दोनों पैरेलल हैं, इनको हम कोलिनियर बोलेंगे। एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, ये दोनों एंटी पैरेलल है, तो ये भी कोलिनियर वेक्टर के एग्जांपल्स हैं। ये दो वेक्टर्स पैरेलल है, एंगल इज 0, दीज आर कोलिनियर। दिस टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल, एंगल इज 180 डिग्री, इसको भी कोलिनियर बोलेंगे। ध्यान रखिएगा, पैरेलल या एंटी पैरेलल होना चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम होना जरूरी नहीं है। मैग्नीट्यूड इक्वल भी हो सकता है, अनइक्वल भी हो सकता है। देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन मैग्नीट्यूड। पैरेलल होना चाहिए या एंटी पैरेलल होना चाहिए, मैग्नीट्यूड इक्वल भी हो सकता है, अनइक्वल भी हो सकता है। नोट डाउन कर लीजिए, इसमें कोई डाउट है तो प्लीज आस्क। Okay. So next, coplanar vector and reciprocal vectors. तो फर्स्ट कोप्लेनर वेक्टर्स, तो नाम से आई थिंक आइडिया लग गया होगा। कोप्लेनर मतलब वेक्टर्स अगर सेम प्लेन में है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कोप्लेनर वेक्टर्स। तो वेक्टर्स विच लाई इन द सेम प्लेन, दो वेक्टर है, तीन वेक्टर है, अगर सेम प्लेन में है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कोप्लेनर वेक्टर्स। सिंपल एग्जांपल,
सपोज आपके पास दो वेक्टर्स हैं a एंड b. a इज I cap minus 7k cap and b vector is 3I cap plus 5k cap. ये दोनों वेक्टर्स के आप देखिए कौन सा कंपोनेंट जीरो है? y component. Y component of a and b zero. That means these two vectors lies in which planes? XZ plane. XZ plane. XZ plane. तो दोनों वेक्टर का y कंपोनेंट जीरो है, ये दोनों वेक्टर XZ सेम प्लेन में है, तो दिस टू आर कोप्लेनर, बोथ लाइज इन द XZ प्लेन. ये हम बाद में जब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ेंगे तब भी देखेंगे. सपोज आपके पास तीन वेक्टर्स हैं, a वेक्टर, b वेक्टर एंड c वेक्टर इन 3 डायमेंशन. a डॉट b क्रॉस c इज जीरो. इस प्रोडक्ट को बुलाता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. a डॉट b क्रॉस c, इसको बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. ये क्वांटिटी अगर जीरो है तब हम बोलेंगे a वेक्टर, b वेक्टर, c वेक्टर कोप्लेनर है. ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ये हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे. तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो है, दैट मींस a b c आर कोप्लेनर. सर इसके कोरस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम बनेगा वो जीरो आ जाएगा. बिल्कुल. तो कोप्लेनर मींस जो सेम प्लेन में है. तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं. नेक्स्ट वन इज रेसिप्रोकल वेक्टर्स. रेसिप्रोकल वेक्टर का मतलब क्या है? आपके पास दो वेक्टर्स हैं जिनका डायरेक्शन सेम है बट मैग्नीट्यूड्स आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर. कोई भी दो वेक्टर्स, अगर कोई भी आपने तीसरा वेक्टर ऐसे डिफाइन नहीं किया सर. तो मैं कौन सा? जैसे आपने ए डॉट बी क्रॉस सी लिखा है ना, तो आपने तीसरा वेक्टर कैसे डिफाइन नहीं किया? ये ए बी ये नहीं है, ये कोई अलग ही तीन वेक्टर में ए बी और ये बी सेम नहीं है. ये अलग ही कोई तीन वेक्टर्स है. ये डिफरेंट एग्जांपल है, ये डिफरेंट एग्जांपल. तो रेसिप्रोकल वेक्टर का मतलब है द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर्स विल बी सेम बट द मैग्नीट्यूड्स आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर. वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो सेम है but magnitude are reciprocal of each other. That means suppose we have a vector A, magnitude of vector A is lambda and direction is n cap, and there is a vector B whose magnitude is 1 upon lambda and direction is n cap. डायरेक्शन सेम होना चाहिए, तो देखिए दोनों में इन कैप डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड मैग्नीट्यूड आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर. एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड लैम्डा है तो दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 1 बाई लैम्डा, रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर. तो बी वेक्टर को हम क्या बोल सकते हैं? रेसिप्रोकल ऑफ ए. This is reciprocal of A. या आप ऐसा भी बोल सकते हैं जो A वेक्टर है वो रेसिप्रोकल ऑफ B है. एक ही बात है, बोथ आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर. डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड रेसिप्रोकल होना चाहिए. ना यहां पे एक इंपॉर्टेंट पार्ट नोटिस कीजिए. ये जो दो रेसिप्रोकल वेक्टर्स हैं A एंड B, इन दोनों का अगर आप डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हो, A
डॉट प्रोडक्ट विथ बी, ये 1 आएगा। यस, ये भी ए है नॉट यूनिट वेक्टर, स्केलर क्वांटिटी 1, लैम्डा इन कैप डॉट प्रोडक्ट विथ 1 बाई लैम्डा इन कैप, तो लैम्डा इंटू 1 बाई लैम्डा 1 हो जाएगा और इन कैप डॉट इन कैप 1 होगा। तो रेसिप्रोकल वेक्टर, दो रेसिप्रोकल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 1, फिक्स्ड है ये। सॉलिड स्टेट फिजिक्स में जब आप लोग डायरेक्ट लैटिस और रेसिप्रोकल लैटिस के बारे में पढ़ेंगे, वहां पर भी ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट यूज होता है। जैसे हम यहाँ पे ए बी बोल रहे हैं ना, तो वहां पे जैसे ए को अगर हमने बोला डायरेक्ट लैटिस वेक्टर, बी को बोलेंगे रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर। अब उनका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है वो चीज आप सॉलिड स्टेट में पढ़ेंगे, बट ये रेसिप्रोकल वेक्टर का कॉन्सेप्ट सॉलिड स्टेट फिजिक्स में भी आप लोग पढ़ेंगे। डायरेक्ट लैटिस वेक्टर, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर, वहां पर भी मतलब वही होगा, मैग्नीट्यूड रेसिप्रोकल, डायरेक्शन विल बी सेम। और डायरेक्ट लैटिस वेक्टर और रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर, इन दोनों का अगर आप डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करो, ये 1 आएगा। तो जब सॉलिड स्टेट फिजिक्स में सर आपको पढ़ाएंगे तो उस टाइम पे ये ध्यान रखिएगा, ये रेसिप्रोकल वेक्टर ही, यही कॉन्सेप्ट सॉलिड स्टेट फिजिक्स में भी यूज होगा, ये सेम प्रॉपर्टी नोट डाउन कर लीजिए। सर एक डाउट था। सर जैसे तीन वेक्टर्स के कोप्लेनर होने के लिए हमारे पास एक मैथमेटिकल रिलेशन है, वैसे दो वेक्टर्स को अगर हमें पता करना पड़े कि वो कोप्लेनर है या नहीं, तो फिर हम कैसे चेक कर सकते हैं? दो वेक्टर्स, हाँ, जैसे सर तीन वेक्टर्स के लिए तो ये रिलेशन है, ए डॉट बी क्रॉस सी को 0 होना पड़ेगा, तो वो तीनों कोप्लेनर हो जाएंगे। दो वेक्टर के थ्रू तो आप ऑलवेज एक प्लेन ड्रॉ कर सकते हो ना सर, दो वेक्टर हमेशा सर मैं कोप्लेनर होंगे। अगर आप दो वेक्टर लेते हो तो दो वेक्टर के थ्रू तो आप ऑलवेज एक प्लेन ड्रॉ कर सकते हो। हाँ, अच्छा, राइट सर, थैंक यू सर। ठीक है, तो उस केस में चेक करने का जरूरत ही नहीं है। सर ऊपर वाले एग्जांपल में बी वेक्टर में के की जगह जे होता तब दूसरा प्लेन ड्रॉ करते, तो भी कोप्लेनर होते सर। तब भी कोप्लेनर होता। यहाँ पे सिर्फ दोनों आई कैप है, इसलिए मैं एग्जैक्ट प्लेन बता पा रहा हूं। अगर यहाँ पे के कैप ना हो के यहाँ पे जे कैप होता, तब भी वो कोप्लेनर होगा। ठीक है, तब भी वो उसके थ्रू हम प्लेन ड्रॉ कर सकते हैं, बट वो प्लेन कौन सा होगा ये डायरेक्ट ऐसे बता पाना पॉसिबल नहीं। ठीक है, तो दो वेक्टर के थ्रू ऑलवेज आप एक प्लेन ड्रॉ कर सकते हैं। एनीथिंग एल्स एनीवन इन दिस? बट दोनों वेक्टर कोप्लानर नहीं होगा सर वैसा केस में। कोप्लेनर तो होगा ना, अगर दो के थ्रू आप एक ही प्लेन ड्रॉ कर पा रहे हैं तो दोनों तो सेम प्लेन में हुए ना। ना सर, डिफरेंट रहे तो एक जे कैप में एक के कैप में ऐसा होता है। एक जे कैप में एक के कैप में, तब भी तो वो वाईजेड प्लेन बन जाएगा ना। तो प्लेन में भी नहीं हो पा रहा। सपोज आप इमेजिन कीजिए एक वेक्टर और आप उसको थोड़ा सा उसी प्लेन में रोटेट करके फिर आगे सपोज किसी प्लेन में आप मूव कर दीजिए। सर मैं विजुअलाइज नहीं कर पा रही कि वैसा कौन सा प्लेन होगा, क्योंकि अगर एक वेक्टर के डायरेक्शन में लेके जाएंगे तो वो दूसरे वेक्टर के ऊपर से पास कर जाएगा। प्लेन क्या सिर्फ एक्स वाई वाई जेड और एक्स जेड ही होता है? इसके अलावा कोई नहीं। प्लेन नहीं हो सकता? हो सकता है सर, मैं वो इमेजिन कर रही हूँ सर कि वो ऐसा उसको रोटेट भी कर रही हूँ मैं उस प्लेन को, पर फिर भी एग्जिस्ट कर नहीं सकते यार। आप सिंपल क्या करो, वेक्टर की जरूरत नहीं है, आप दो ऐसे लकड़ी के या लोहे के रॉड ले लो और उनको कहीं पे भी रख दो। आप क्या उन दोनों के थ्रू प्लेन ड्रॉ नहीं कर पाएंगे? कहीं पे भी रख दो। दो ऐसे पेन ले लो, जब आपके पास पेन है, दो प्लेन ले लो और दोनों को आप किसी भी डायरेक्शन में ऐसे रखो, उनके थ्रू क्या प्लेन ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है? मे बी वो एक्स वाई वाई जेड या एक्स जेड ना हो, तो दूसरा प्लेन तो हो ही सकता है ना। सर सपोज आप एक्स वाई प्लेन में दो लाइन ऐसा लेते हैं, दो पेन ही रख लीजिए क्रिस क्रॉस। अब उन दोनों के बीच में स्पेसिंग बना दीजिए। आप उनके बीच से आप कौन सा प्लेन लेकर जा पाएंगे जो दोनों को जो 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 वेक्टर उन दोनों प्लेन वेक्टर बताइए, दो वेक्टर का मैथमेटिकल फॉर्म बताइए, कहाँ पे है बताइए। सर मैं लिख के बताऊं थोड़ी देर बाद? ठीक।
डन सर। ओके, मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। नेक्स्ट, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। किसी भी वेक्टर को मैथमेटिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और अभी हम कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं। बाद में हम स्फेरिकल पोलर और कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन की भी बात करेंगे। तो इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ये आपको 3 डायमेंशनल सिस्टम दिख रहा है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ओके, दिस इज द ओरिजिन। और ये जो रेड एरो है, ये बेसिकली किसी भी आर्बिट्ररी वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन। तो किसी भी वेक्टर को हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ax i कैप, ay j कैप प्लस az k कैप। आई कैप, जे कैप, के कैप क्या है? यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। आई कैप, जे कैप, के कैप, दीज आर द यूनिट वेक्टर्स। तो ए वेक्टर को आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ax क्या है? x component of the vector along x axis, ay component of the vector along y axis, and az component of the vector along z axis. तो ax, ay, az are the components of the vector along x, y and z axis. नाउ ये वेक्टर है तो इसका एक मैग्नीट्यूड भी होगा, एक डायरेक्शन भी होगा। ओके, तो मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसका फॉर्मूला यहां पे लिखा गया है, अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। अंडर रूट x कंपोनेंट स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट स्क्वायर। एंड जैसे भी कुछ देर पहले ही बताया गया, डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर का मतलब है यूनिट वेक्टर अलोंग ए। तो देखिए, डायरेक्शन इज इन कैप, और इन कैप कैलकुलेट कैसे किया गया है? बेसिकली यूनिट वेक्टर का कैलकुलेशन किया गया है। वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? यूनिट वेक्टर अलोंग ए, वही यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज बेसिकली यूनिट वेक्टर अलोंग ए। जो वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जस्ट 1 मिनट। ये जो मैग्नीट्यूड हम कैलकुलेट कर रहे हैं, इस मैग्नीट्यूड को क्वांटम मैकेनिक्स में भी बहुत जगह पे मैग्नीट्यूड ऑफ की बात करेंगे। क्वांटम मैकेनिक्स में इस मैग्नीट्यूड को बोला जाता है नॉर्म ऑफ द वेक्टर। अभी नॉर्म वर्ड का मतलब क्या है, ये क्वांटम में हम पढ़ेंगे। दिस इज ऑल्सो नोन एज नॉर्म ऑफ वेक्टर ए। तो वेक्टर का नॉर्म कैलकुलेट करने को बोला गया है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने को बोला गया है। ये नॉर्म वर्ड बेसिकली नॉर्मलाइजेशन से कनेक्टेड है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड इज ऑल्सो नोन एज नॉर्म ऑफ द वेक्टर। हाँ, क्या बोल रहे थे? तो मैं बोल रही थी, मुझे अपनी थिंकिंग में एक फ्लॉ मिल गई, क्योंकि मैं वेक्टर्स को ऐसे 3D स्पेस में फिक्स अज्यूम कर रही थी, पर वेक्टर्स को तो आप डिस्प्लेस भी कर सकते हो ना, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम रख के। तो फिर बिल्कुल, उसको मैं पिक करके उस प्लेन में ला सकती हूँ। बिल्कुल। नोट डाउन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक बताएंगे, थोड़ा वेट कीजिए। पढ़ाने वाला काम तो खत्म हो, क्लास के एंड में बताएंगे ग्रुप का लिंक।
हो गया? नो सर। Hello, excuse me, sir. बताइए। So, what are the examples of collinear vectors? अभी डायग्राम बताया था ना, जो डायग्राम ड्रॉ किया था। Sir, कोलिनियर मतलब collinear. पैरेलल, Okay, sir. ये तो बताया था ना, कोलिनियर पैरेलल या एंटी पैरेलल। Yes. ऐसे उसका ऐसे सोच सकते हैं कोलिनियर और एंटी कोलिनियर वेक्टर का। आपने एक वेक्टर लिया, उस वेक्टर को एक स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब आपके पास एक वेक्टर है ए वेक्टर है, ए के साथ आपने एक स्केलर मल्टीप्लाई किया के टाइम्स ए, तो ए वेक्टर और के टाइम्स ए वेक्टर ये दोनों कोलिनियर होंगे। तो किसी भी वेक्टर को अगर आप एक स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक नया वेक्टर आएगा। तो वेक्टर ए और मल्टीप्लाई करने के बाद जो वेक्टर आएगा वो दोनों ऑलवेज कोलिनियर होंगे। Okay, sir. सर अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन वो दोनों वो भी तो कोलिनियर ही होगा सर। सेम डायरेक्शन है या ऑपोजिट डायरेक्शन है तो कोलिनियर। फ्रिक्शन तो अपोजिट लगता है सर अप्लाइड फोर्स का, इसलिए कोलिनियर। सेम डायरेक्शन होना चाहिए या ऑपोजिट डायरेक्शन होना चाहिए, दिस इज ओनली द कॉन्सेप्ट। हो जाए तो बता दीजिएगा। डन सर। Yes, sir. हो गया। सर। नाउ जो हमने ये वेक्टर के डायरेक्शन की बात की ना, यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। डायरेक्शन से रिलेटेड हम और एक क्वांटिटी भी डिफाइन करते हैं जिसको बोलाता है डायरेक्शन कोसाइंस। एंड डायरेक्शन कोसाइंस आर आल्सो रिलेटेड विद द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। अभी हमने क्या पढ़ा, यूनिट वेक्टर इज रिलेटेड टू द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, और यहां पे क्या पढ़ रहे हैं, डायरेक्शन कोसाइंस आर रिलेटेड विद द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। मतलब यूनिट वेक्टर और डायरेक्शन कोसाइन इनके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन होगा, बिकॉज यूनिट वेक्टर भी डायरेक्शन से रिलेटेड है, डायरेक्शन कोसाइन भी डायरेक्शन से रिलेटेड है। अब वो रिलेशन क्या है, अब देखिए डायरेक्शन कोसाइन बेसिकली है क्या। लुक एट द डायग्राम, ये सेम डायग्राम है जो पिछले स्लाइड में था, तो फिर से ड्रॉ करने का जरूरत नहीं है बिकॉज आपके पास तो कॉपी है। सेम डायग्राम है जो पिछले स्लाइड में था। दिस इज द वेक्टर ए, रेड एरो। वेक्टर ए is making some angle with x-axis. Suppose the angle is alpha. Some angle with y-axis. Suppose the angle is beta. And some angle with z-axis. Suppose the angle is gamma. So vector A is making alpha angle with x-axis, beta angle with y-axis and gamma angle with z-axis. डायरेक्शन कोसाइन क्या है, cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा। ये जो एंगल्स है अल्फा बीटा गामा, इनका जो कोसाइन है उसी को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस। और फॉर्मूला क्या है, ax अपॉन a, ay अपॉन a, az अपॉन a। ये डिनोमिनेटर में जो a है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। तो डायरेक्शन कोसाइंस कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, इसका फॉर्मूला ये होता है। नाउ दिस डायरेक्शन कोसाइंस आर रिलेटेड विद द यूनिट वेक्टर। कैसे, देखिए यूनिट वेक्टर ए कैप कैन बी रिटन एज वेक्टर, the unit vector is vector A divided by its magnitude. तो वेक्टर ए अगर यहां पे रिप्लेस करते हैं आप, तो यह आएगा ax अपॉन a आई कैप प्लस ay अपॉन a j कैप प्लस az अपॉन a k कैप।
ए वेक्टर यहाँ पे रिप्लेस कीजिए, बेसिकली यही आ जाएगा। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें, द कंपोनेंट्स ऑफ द यूनिट वेक्टर आर नथिंग बट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर। components of the unit vector are nothing but the direction cosines of the vector। यूनिट वेक्टर के जो कंपोनेंट्स हैं वही डायरेक्शन कोसाइंस हैं। इसका मतलब यूनिट वेक्टर कैन बी रिटन एज cos अल्फा आई कैप प्लस cos बीटा जे कैप प्लस cos गामा के कैप। तो यूनिट वेक्टर को डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्म में हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। सर यहाँ ए मतलब ए का मैग्नीट्यूड है ना? बिल्कुल। सो कंपोनेंट्स ऑफ द यूनिट वेक्टर आर द डायरेक्शन कोसाइंस। यहां पे एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, देखिए वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1। ये कंडीशन अप्लाई कीजिए, आपको डायरेक्शन कोसाइंस के बीच में एक रिलेशन मिलेगा। cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। This is also a very important relation between the direction cosines। स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो 1 आएगा। नोट डाउन कर लीजिए, इसमें किसी को डाउट है तो प्लीज आस्क। सर प्लस माइनस 1 आ रहा है तो -1 नेगलेक्ट क्यों कर रहे हैं? कहाँ पे प्लस माइनस 1 आ रहा है? इसका मैग्नीट्यूड, जैसे ए कैप का मैग्नीट्यूड अगर देखेंगे तो अंडर रूट cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, और वो 1 के बराबर होना चाहिए। तो जब रूट हटेगा तो +-1 होना चाहिए। रूट हटने का मतलब स्क्वायर कर रहे हैं ना, 1 का स्क्वायर करने पे प्लस माइनस 1 थोड़ी ना आता है। ये जो फॉर्मूला है ये इसमें आएगा अंडर रूट, स्क्वायर करेंगे तो प्लस माइनस क्यों आएगा? हो जाए तो बता दीजिएगा। हो गया सर। मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। यस सर। तो नेक्स्ट हम वेक्टर प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट या इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोला जाता है, बिकॉज जो फाइनल रिजल्ट है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। तो सपोज देयर आर टू वेक्टर्स a and b and the angle between them is theta। suppose this is a vector, this is b vector, and the angle between them is theta। So the dot product of two vectors a dot b will be equal to ab cos theta। a is the magnitude of vector a, b is the magnitude of vector b, and theta is the angle between a vector and b vector। तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे तो ये क्वांटिटी आएगा। और जैसा आप देख सकते हैं इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, दैट्स व्हाई डॉट प्रोडक्ट इज आल्सो नोन एज स्केलर प्रोडक्ट। फाइनल रिजल्ट स्केलर क्वांटिटी है। हाँ ला दे। प्लीज आप लोग माइक म्यूट करके रखिए। अपने आप ऐसे अनम्यूट कैसे हो रहा है? सर एक स्लाइड बैक कर दीजिए। पिछला स्लाइड ब्लैंक है। सर जिसपे आपने डायरेक्शन कोसाइंस बताया था वो
ओके सर। नाउ रिलेटेड टू डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं जो हमें पता होने चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम पे ये यूज करना पड़ सकता है। फर्स्ट वन, ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए। आप ए डॉट बी कैलकुलेट करो या बी डॉट ए कैलकुलेट करो, दोनों का रिजल्ट सेम है। दिस इज बेसिकली द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। डॉट प्रोडक्ट कम्यूट करता है। अब किसी भी ऑर्डर में कैलकुलेट करो, डॉट प्रोडक्ट सेम आएगा, ए डॉट बी या बी डॉट ए। सेकेंड पॉइंट, दिस वन, यहां पर जो m है, m एक स्केलर क्वांटिटी है। m इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब ये प्रॉपर्टी क्या बता रहा है, आप थोड़ा सा ऐसे समझ सकते हैं। ये तीन टर्म नोटिस कीजिए, यहां पे क्या है, a डॉट बी, आपने दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट किया, फिर उसके साथ एक स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई किया। तो पहले डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट किया, फिर उसके साथ एक स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई किया। यहां पे क्या किया आपने, पहले ए वेक्टर के साथ स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई किया और फिर डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट किया। और यहां पर पहले बी वेक्टर के साथ स्केलर एम मल्टीप्लाई किया, फिर डॉट प्रोडक्ट। ये तीनों रिजल्ट सेम है। इसका मतलब है आप पहले डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करो, फिर स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई करो, या पहले स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई करो, फिर डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करो, रिजल्ट सेम आएगा। रिपीटिंग, पहले डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करो, फिर स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई करो, या पहले स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई करो और फिर डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करो, रिजल्ट विल बी सेम। A and B are any two arbitrary vector और M एक स्केलर क्वांटिटी है। ये रिलेशन ऑलवेज ट्रू है। सर M केवल A में ही ना मल्टीप्लाई हो रहा है? M में भी कर सकते हैं, B में भी कर सकते हैं। सर M को पहले A में मल्टीप्लाई करके फिर उसका डॉट प्रोडक्ट B लेंगे, चाहे A में करके डॉट प्रोडक्ट करके M से B में करेंगे तो बात एक ही। बिल्कुल। Next, third point, if two non-zero vectors A and B are perpendicular, then their dot product will be zero. दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो। परपेंडिकुलर होने का मतलब उनके बीच में एंगल क्या होगा, 90 डिग्री, cos 90 जीरो, डॉट प्रोडक्ट जीरो बन जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ वन, अगर आप a डॉट ए कैलकुलेट करो, अब मुझे बताइए ए वेक्टर और ए वेक्टर इनके बीच में एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। 0 डिग्री, cos 0 1 होता है। तो अगर आप a डॉट ए कैलकुलेट करो, ये बेसिकली a स्क्वायर आएगा। यहां से कैलकुलेट कर लो, a cos 0 a स्क्वायर आ जाएगा। यहां पे राइट हैंड साइड में a क्या है, मैग्नीट्यूड। तो a डॉट ए स्क्वायर है, तो a को आप क्या लिख सकते हो, अंडर रूट a डॉट ए। तो वेक्टर के मैग्नीट्यूड को आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इन टर्म्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इन टर्म्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो कहीं किसी क्वेश्चन में अगर जरूरत पड़ जाए, आपके वेक्टर के मैग्नीट्यूड को डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्लेस करना है, तब ये यूज कर सकते हैं। दिस इज ट्रू फॉर ऑल वेक्टर्स। नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, यहां पे जब मैं ऑल वेक्टर्स की बात कर रहा हूं, ऑल रियल वेक्टर्स, यहां पे जब मैं ये ऑल वेक्टर्स की बात कर रहा हूं जी, ये कोई भी वेक्टर हो उनके लिए प्रॉपर्टी ट्रू है। यहां पे मैं रियल वेक्टर्स की बात कर रहा हूं। एक कॉम्प्लेक्स वेक्टर भी होता है, कॉम्प्लेक्स वेक्टर के लिए थोड़ा अलग मैथमेटिक्स होता है, वो मैट्रिसेस का पार्ट है। ठीक है, ये जो भी हम पढ़ रहे हैं ये रियल वेक्टर्स के लिए है। रियल वेक्टर्स का मतलब components of the vector quantity are real.
वेक्टर के जो कंपोनेंट्स होंगे वो रियल क्वांटिटीज है। तो ये सारी चीजें रियल वेक्टर्स के लिए एप्लीकेबल है। सर स्टेटमेंट क्या बोले थे? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इन टर्म्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ओके, मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। Next few more important points. Fifth one, I cap dot I cap, J cap dot J cap, K cap dot K cap is equal to 1, and I cap dot J cap, J cap dot K cap, K cap dot I cap equal to 0. ये तो सिंपल डॉट प्रोडक्ट का कैलकुलेशन है, ये आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो सेम यूनिट वेक्टर लेंगे तो डॉट प्रोडक्ट कितना है 1, और डिफरेंट ले रहे हैं तो क्या है 0। बाद में ये हम कुछ जगह क्वांटम में भी ये सारी चीजें यूज करेंगे। ये जो कंडीशन है आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के 1 है, इसी कंडीशन को हम नॉर्मलाइजेशन से रिलेट करेंगे। अभी जस्ट नोट डाउन कर लीजिए, बाद में इसका मतलब क्या है समझ में आएगा। एंड जब डिफरेंट यूनिट वेक्टर है उसका डॉट प्रोडक्ट क्या है 0, दिस इज कनेक्टेड विथ ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन। तो सेम यूनिट वेक्टर है तो डॉट प्रोडक्ट 1, डिफरेंट है तो 0। ये नॉर्मलाइजेशन से कनेक्टेड है, ये ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन से कनेक्टेड है। 6th point, suppose we have two vectors A and B, vector A equal to this, vector B equal to this, then A dot B can be written like this, ax bx plus ay by plus az bz। तो नॉर्मल डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है। अगर आपको दो वेक्टर पता है तो a डॉट बी आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन 7, ये नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं 7th एक्सप्लेन कर रहा हूं। ओके, सो यहां पे जो प्रॉपर्टी है देखिए वो क्या बोला गया है, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। मतलब आपको एक वेक्टर का कंपोनेंट दूसरे वेक्टर के अलोंग कैलकुलेट करना है। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी, एक का कंपोनेंट दूसरे के अलोंग। फॉर्मूला क्या है, ए वेक्टर डॉट बी कैप। इसको अगर हम थोड़ा डायग्राम से समझने की कोशिश करें, सपोज दिस इज वेक्टर ए जिसका कंपोनेंट हमें कैलकुलेट करना है, एंड दिस इज वेक्टर बी, और बी के अलोंग कंपोनेंट कैलकुलेट करना है। कोई बता सकता है यहां पे जो हम कंपोनेंट बोल रहे हैं, इस कंपोनेंट का और एक नाम भी है, प्रोजेक्शन। ये जो कंपोनेंट है इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी और ऑन बी, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। दोनों का मतलब सेम है। तो हम क्या करेंगे, ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी वेक्टर के ऊपर ड्रॉ करेंगे। अब प्रोजेक्शन ड्रॉ करने का तरीका क्या है,
जो ए वेक्टर का इनिशियल पॉइंट और ए वेक्टर का फाइनल पॉइंट है, इन दोनों से जस्ट आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो प्रोजेक्शन ड्रॉ करने का टेक्निक क्या है? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी। ये जो दो परपेंडिकुलर्स हैं, ये जो यहाँ पे जो पॉइंट को टच कर रहे हैं, ये जो डिस्टेंस है, दिस इज नथिंग बट द प्रोजेक्शन। और यहां पे मैं सिर्फ प्रोजेक्शन के मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, प्रोजेक्शन के मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। तो कोई बता सकता है ये जो प्रोजेक्शन ड्रॉ किया गया, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? ए cos थीटा। ए cos थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ये समझना इतना मुश्किल नहीं है। जैसे मैंने कुछ देर पहले बताया था, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में अगर आपको एंगल पता करना है तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, किसी एक वेक्टर को डिस्प्लेस करते हैं सच दैट दोनों का टेल सेम आ जाए। जैसे यहां पे बी वेक्टर को अगर हम पैरेलली डिस्प्लेस करें तो यहां पे आ जाएगा। तो हमने बी वेक्टर को क्या किया, यस पैरेलली डिस्प्लेस किया ऊपर की तरफ। यहां पे था, ऊपर की तरफ अपने पैरेलली डिस्प्लेस किया। तो ये इससे फायदा क्या हुआ, ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो टेल है वो सेम आ गया। इनके बीच में एंगल है थीटा। यहां से तो बताना काफी आसान है, प्रोजेक्शन का जो लेंथ है वो यही आएगा, जो बेसिकली है ए cos थीटा। ठीक है। अब यहां पे जो फॉर्मूला लिखा गया है ए डॉट बी कैप, ये भी बेसिकली ए cos थीटा को ही लिखा गया है। अब कैलकुलेट करके देखिए, ए वेक्टर डॉट बी कैप, डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला अगर आप यूज करो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी कैप इंटू cos थीटा। बी कैप क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग बी। तो यूनिट वेक्टर अलोंग बी। और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1। तो देखिए, ये जो ए डॉट बी कैप है, ये बेसिकली ए cos थीटा ही तो आ गया। और ए cos थीटा क्या है? प्रोजेक्शन का लेंथ। तो ए cos थीटा को वेक्टर फॉर्म में आप ऐसे लिख सकते हो। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर अगर आपको कैलकुलेट करने को बोला गया तो आप ए वेक्टर डॉट बी कैप कैलकुलेट करोगे। ये क्वांटिटी प्रोजेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। किसका प्रोजेक्शन? ए वेक्टर का। किसके ऊपर? बी वेक्टर के ऊपर। अगर इसका ऑपोजिट पूछा जाए, जैसे प्रोजेक्शन या कंपोनेंट, कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, बी का कंपोनेंट ए के अलोंग, जो ऊपर लिखा गया है उसका ऑपोजिट है ये। इस केस में बताइए फॉर्मूला क्या होगा? बी cos थीटा डॉट ए बी डॉट ए कैप। तो कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी तो होगा ए वेक्टर डॉट बी कैप। कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए तो होगा बी वेक्टर डॉट ए कैप। और ये फॉर्मूला फिजिक्स में बहुत जगह पे यूज होता है, मैकेनिक्स में तो आप काफी जगह पे यूज करोगे, क्लासिकल मैकेनिक्स में। जो एक वेक्टर का कंपोनेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जैसे वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, उसका कंपोनेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एक्सीलरेशन का कंपोनेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर कैलकुलेट करना है तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। और यहां पे जो फॉर्मूला है ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है या डायरेक्शन भी इसके अंदर है? मैग्नीट्यूड। ये ओनली मैग्नीट्यूड है, यहाँ पे तो हमने डायरेक्शन की बात ही नहीं की। तो ये जो फॉर्मूला है
ये सिर्फ कंपोनेंट का या प्रोजेक्शन का जो मैग्नीट्यूड है उसकी बात कर रहा है। इसको अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो, जब मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों चाहिए, तो इसका वेक्टर फॉर्म। तो मैग्नीट्यूड क्या है? ए वेक्टर डॉट बी कैप। और ये प्रोजेक्शन या कंपोनेंट किस डायरेक्शन में कैलकुलेट किया है आपने? किस डायरेक्शन में? अलोंग बी वेक्टर, अलोंग बी। तो बी का जो डायरेक्शन आएगा वो यहां पे आ जाएगा, बी कैप। तो वेक्टर फॉर्म ऐसा दिखेगा। ये प्रोजेक्शन आपने बी के ऊपर ड्रॉ किया है, जो कंपोनेंट आप कैलकुलेट कर रहे हो वो बी के अलोंग है। तो ये मैग्नीट्यूड पार्ट, ये फॉर्मूला, और डायरेक्शन क्या है? जो बी वेक्टर का डायरेक्शन है। बी वेक्टर का डायरेक्शन क्या है? बी कैप। तो अगर मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो ये फॉर्मूला, अगर वेक्टर फॉर्म पूछा जाए मतलब मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों बताना है तो ये फॉर्मूला। क्लियर एवरीवन? यस सर। यस सर। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। सर लिखना है सर। सर बताइए। सर एक डाउट थोड़ा सा मैग्नीट्यूड को लेके था। -2 अगर हम लोग कह रहे हैं कि एग्जांपल, तो -2 स्केलर क्वांटिटी है ना? -2 हाँ स्केलर है। हम्म। तो सर अगर कभी कभी आंसर आ जाता है -2 और बोला जाता है कि इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है, तो क्यों हम लोग 2 लिखते हैं, माइनस को हटा देते हैं? मैग्नीट्यूड बेसिकली मॉडुलस को रिप्रेजेंट करता है ना। मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव होता है। मैग्नीट्यूड मतलब बेसिकली आपको मॉडुलस बताना। माइनस का डायरेक्शन को शो करता है ना ओनली। जब इसी स्केलर क्वांटिटी को जब आप किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे, जैसे सपोज आप -2 ले रहे हो, -2 को अगर आपने वेक्टर से मल्टीप्लाई किया तो आएगा -2a। अब ये माइनस मैग्नीट्यूड को चेंज करेगा या डायरेक्शन को? तो इसीलिए सिर्फ +2 लिखा जाता है। माइनस है, अगर आप वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्शन चेंज होगा। मैग्नीट्यूड तो माइनस की वजह से मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं होगा ना। ठीक है। कर ले नोट डाउन। हाँ नोट हो गया। यस सर। मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। Few more important points about this dot product. 8th one, a vector plus b vector whole square, दो वेक्टर का सम है और उसका स्क्वायर कैलकुलेट करना। तो दो वेक्टर को अगर आप ऐड करते हो तो वेक्टर ही आएगा, उस वेक्टर का स्क्वायर। एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर आपको वेक्टर का स्क्वायर पूछा जाता है ना, किसी भी वेक्टर के स्क्वायर का मतलब होता है ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ऐसा नहीं है जो वेक्टर का स्क्वायर मतलब डायरेक्शन का स्क्वायर। डायरेक्शन का स्क्वायर करने का कोई मतलब है? नो सर, कोई मतलब नहीं है। तो वेक्टर का स्क्वायर मतलब ए डॉट ए, और ए डॉट ए बेसिकली क्या होगा? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर। डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज कीजिए। तो वेक्टर का स्क्वायर कैलकुलेट करने को बोला गया है, मतलब आपको मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करना है। डायरेक्शन को स्क्वायर करने का कोई मतलब नहीं होता। तो वेक्टर का स्क्वायर मतलब ए डॉट ए, जिसको आप मैग्नीट्यूड का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब यही चीज देखिए ऊपर जो लिखा गया है, अगर
ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इसका स्क्वायर बोला जाए, तो वेक्टर के स्क्वायर का मतलब अभी क्या बताया गया, उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड, इसका स्क्वायर। क्लास के स्टार्टिंग में हमने वेक्टर एडिशन लॉ पढ़ा था, उसके अकॉर्डिंग ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यहां पे उसका स्क्वायर करना है, तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, वेक्टर एडिशन लॉ के अकॉर्डिंग। लिख सकते हैं ना ये? अब देखिए ऊपर जो फॉर्मूला लिखा गया है वो बेसिकली यही है। यहां पे जो ए बी cos थीटा आपको दिख रहा है, ए बी cos थीटा को ऊपर क्या लिखा गया है, ए डॉट बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ए बी cos थीटा के बदले ये भी लिख सकते हो। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर स्क्वायर का मतलब आप ये लिखेंगे। ये सिंपल कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, वेक्टर का स्क्वायर करने का मतलब उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करना है, डायरेक्शन का स्क्वायर करने का कोई मतलब नहीं, कोई सेंस नहीं। सर ये हर पावर के लिए अप्लाई होता है क्या? किसके लिए? मतलब ए प्लस बी के किसी भी अगर आप स्क्वायर जगह पे क्यूब क्वाड करना चाहें तो उस पर अप्लाई होता है क्या, या फिर स्क्वायर पे लिमिटेड है? स्क्वायर तक ही यहाँ पे है, बिकॉज आप एक चीज नोटिस करो, अगर आप क्यूब की बात करोगे स्क्वायर करने पे तो एक स्केलर आ गया ना। हाँ तो स्केलर से मल्टीप्लाई तो आप कर ही सकते हो किसी वेक्टर को। तो यहाँ पे तो डॉट प्रोडक्ट है ना, हमने डिफाइन कैसे कर रहे हैं? हाँ तो स्केलर के साथ वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है। ऐसे सपोज आप ए क्यूब लें तो फिर ए डॉट ए हो जाएगा, फिर ए डॉट ए को ग्रुप करके फिर एक स्केलर आ जाएगा। हाँ स्केलर का फिर आप जो बोल रहे हो ए डॉट ए तो स्केलर है ना, स्केलर डॉट वेक्टर कैसे हो सकता है? हाँ सर हाँ हो गया। ठीक है, इनवैलिड एक्सप्रेशन हो जाएगा। ओके ठीक है। सिमिलरली ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर होल स्क्वायर, तो ये भी क्या है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर एक वेक्टर है, वेक्टर का स्क्वायर, वेक्टर का स्क्वायर का मतलब होता है उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो ए वेक्टर minus b vector whole square will be basically magnitude of a minus b square. Again vector addition law apply कीजिए, ये आएगा a square plus b square minus 2ab cos theta. तो 9th पॉइंट लिखा गया है वो बेसिकली यही है। फाइनल रिजल्ट चेक कीजिए, यहां पे जो ए बी कॉस थीटा है इसके बदले ये लिखा गया है ए डॉट बी। सिमिलरली लास्ट वन, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट दिस, देखो प्रोडक्ट कैसे किया गया, जैसे टर्म बाई टर्म प्रोडक्ट करते हैं ना, ए डॉट ए माइनस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए, ऐसा टर्म बाई टर्म प्रोडक्ट किया गया ना। अभी हमने पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट कम्यूट करता है, दैट मींस ए डॉट बी एंड बी डॉट ए इक्वल है, ये दोनों कैंसिल कर जाएंगे, ए डॉट बी डॉट ए इक्वल है। अब ए डॉट ए को क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर, और बी डॉट बी को क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विथ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हो सकता है जब आप कोई कैलकुलेशन करें वेक्टर रिलेटेड तो आपको इस टाइप के कैलकुलेशन करने पड़े, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि ऐसे अगर क्वेश्चंस में रहता है तो आप सॉल्व कैसे करेंगे, ऐसे टर्म्स अगर कैलकुलेशन में आ गए। नोट डाउन कर लीजिए।
मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शेयर कर रहा हूं, बट प्लीज ज्वाइन विथ योर रियल फुल नेम, और जिस फुल नेम यूज कीजिएगा, शॉर्ट नेम कुछ समझ में नहीं आया तो मैं ग्रुप से रिमूव कर दूंगा। सर डीपी लगाना जरूरी है? नहीं, फुल नेम होना चाहिए, जिस नेम से आपने एडमिशन लिया है फुल नेम होना चाहिए सिर्फ। जो 11th मार्च बैच के स्टूडेंट्स हैं उनको अलग से ज्वाइन करने का जरूरत नहीं है, जो प्रीवियस ग्रुप है वही है ये, ठीक है, कोई सेपरेट ग्रुप नहीं है ये, आप ऑलरेडी ज्वाइंड है उसमें। सर ये लिंक एक्सपायर्ड बता रहा है। नहीं, ऑलरेडी 10 लोग अभी ज्वाइन किए हुए हैं। आपने पहले भी ज्वाइन किया था क्या इस ग्रुप में? यस सर। हम्म, यस सर। किस नाम से था? सर वो मैंने शॉर्ट नेम लिख दिया था तो शायद आपने क्या रिमूव किया। क्या नाम था पहले वो बताइए। तो पहले MEM सर जस्ट मैम लिख दिया था। आप जैम के बैच में ग्रुप में थे या नेट के बैच में? रिमूव यूजर में तो अब MEM नहीं दिखा रहा है। यस सर। तो जैम की Just 1 minute. और एक बार ट्राई कीजिए। अभी भी कुछ लोग ज्वाइन किए हैं, एक दो लोग रियल नेम नहीं लग रहा है मुझे, तो नाम चेंज कर लीजिए, अदरवाइज रिमूव हो जाएंगे। ओके सर हो गया। ओके, तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे प्रोसीड करेंगे। किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क। सर अभी मैं अपना फुल नेम मैसेज किया तो उसमें कुछ लिखा डायरेक्ट मैसेज और रेड कलर से कर दिया। क्या? जैसे मैं अपना फुल नाम अजीत कुमार रवि मैसेज किया तो उसमें थोड़ा सा उसका ऊपर लिख दिया, मतलब कि डायरेक्ट मैसेज रेड कलर में, उससे कोई दिक्कत नहीं ना? नाम समझ में आना चाहिए। नाम से हम भेज चुके हैं सर, अजीत कुमार रवि फुल नेम। ठीक। सर अभी जो टेस्ट हुआ उसमें ऑप्शन में प्रॉब्लम है सर। जस्ट 1 मिनट। कौन से क्वेश्चन में? क्वेश्चन 12 और 13। 12 and 13 क्या डाउट है इसमें? सर जिसमें डिग्री निकालना था उसमें 2 होना चाहिए सर, तो उसमें 0.22 है। डिग्री वाला तो कौन सा क्वेश्चन है? 15th वाला ना? 12 13 तो MSQ है। यस सर 15 डिग्री फाइंड करना है सर वो। 15 का आंसर 2 ही दिया हुआ है मेरे पास जो है PDF। 0.22 दे रखा है सर। और 16 का? 16 का आंसर 0.22 है। 6 दे रखा है सर आंसर। सर NAT 4 का क्वेश्चन सर आंसर बता दीजिए। NAT फर्स्ट का आंसर है 4। NAT 4 का आंसर है 6। सर इसमें हम इन्होंने आई थिंक मुझे लगता है ये एंट्री करने के टाइम पे कुछ नंबर, एक
पहले मिस कर दिया बीच में कोई नंबर। यस सर 13 का आंसर 12 का आंसर 13 में है शायद। इन्होंने से कुछ टाइप करने वाले एंट्री करने के टाइम पे कुछ उन्होंने गड़बड़ किया है। सर एनीथिंग एल्स बताइए। सर हम लोग को 25 मई वाले बैच को सर मल्टीपल इंटीग्रल का वही असाइनमेंट सॉल्व करना जो पड़ा हुआ है या नया भेजेंगे? सेम असाइनमेंट। अच्छा, मल्टीपल इंटीग्रल और बीटा गामा दोनों ही वही उसी से करना है। ठीक है सर, थैंक यू। सर एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 2 एक बार बता दीजिए। ये हम अलग डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। ओके सर, थैंक यू सर। क्वेश्चन नंबर 2 ना? यस सर। ये तो सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन है। सर यहाँ पे मतलब डाउट ये होगा कि द वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब सर यहाँ पे टी दिया हुआ है, वैल्यू एक्स का वैल्यू टी होगा, टी होगा। ओके सर, ओके सर। सर इसी में कंफ्यूजन थे सर, नहीं हुआ। ये देखो, ये तो समझ में आ गया होगा ना, dy dt है तो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में पूछ रहा है। गया दिमाग गया, लेकिन सर वो अभी 25 मई वाले को असाइनमेंट्स तो नहीं दी ना कोई? नहीं आज मिल जाएगा, आज अपलोड हो जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू। सर क्वेश्चन 2 एमसीक्यू का नहीं आ रहा था सर वो। सेपरेबल करके इंटीग्रेशन कीजिए ना, और ब्लो अप करने का मतलब क्या है, किस पॉइंट पे इन्फिनिटी बनेगी? तो 1/√2 आ रहा था सर। नहीं, सॉल्यूशन भेजिए ग्रुप में या मुझे डायरेक्ट मैसेज कीजिए। ओके। 1/√, गलत आंसर कैसे आ गया? एनी अदर क्वेश्चंस? सर 25 मई वाले बैच में सर 2-3 दिन क्लास नहीं हो पाई थी मेरी, तो सर कोई इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट आपने किया हो? नहीं, ऐसा कुछ 2-3 दिन में सिर्फ मल्टीपल इंटीग्रल टॉपिक और तो कुछ ऐसा अलग से कुछ नहीं। सर एमसीक्यू थ्योरी का देख लीजिए सर, वो मतलब फंस गया था। ये डिस्कस करेंगे क्लास में। आप लोग एक अलग क्लास रखेंगे, उसमें ये डाउट डिस्कस कर लेंगे। तो इसमें 25 में वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका तो अलग ही टेस्ट नहीं हुआ ना, तो एक अलग से सेपरेट क्लास में जो डाउट्स है सारे डिस्कस कर लेंगे। सर एक चीज बता दीजिए सर, टाइम मैनेजमेंट के सर टाइम मैनेज नहीं हो रहा है। क्वेश्चन तो सर पूरा बन जा रहा है, समझ में आ रहा है, लेकिन टाइम से नहीं हो पा रहा है। यस सर, छूट जा रहा है सर क्वेश्चन टेस्ट में। टाइम कम पड़ जाता है, तो इजी लग रहा है लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में टाइम कम पड़ जाता है कभी। डीपीपी शीट जब सॉल्व कीजिए तब भी टाइम करके सम कीजिए। डीपीपी के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, वो भी एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर सॉल्व कीजिए। ये इतने क्वेश्चन है तो इतने टाइम में मुझे सॉल्व करना है। डीपीपी शीट वाले क्वेश्चन नॉर्मली हम क्या करते हैं, लेके बैठ जाते हैं, घंटों सॉल्व ही कर रहे हैं। तो डीपीपी वाले क्वेश्चन भी आपको एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर, एक घंटे में मुझे 10-15 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ऐसा टाइम सेट करके हमें डीपीपी के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करने होंगे, तभी आप एग्जाम में जाके उस स्पीड्स को मैच कर पाएंगे। मतलब सर हो जाएगा? हो ही तो जाएगा, उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एग्जाम में जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं टाइम के अंदर, उसका प्रैक्टिस घर पे भी करना पड़ेगा। सर जैसे कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा हो सर, तो उसमें फिर टाइम देना पड़ता है, तो सर फिर उसके लिए क्या करें? तो वो तो पहली बार होगा ना, या कुछ क्वेश्चन के लिए होगा, सबके लिए तो नहीं होना चाहिए। यस, कुछ क्वेश्चन के लिए हो सकता है, सारे क्वेश्चन के लिए नहीं होगा ना। और ये भी तो आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में ऑलवेज ट्राई कीजिए, एग्जाम में ऐसा नहीं है जब हमें 100% क्वेश्चन पिक करना है। एग्जाम में हमें 80% क्वेश्चन जो है उन पर फोकस करना है, जिनको आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ये एक बहुत ही रॉन्ग, मतलब जनरल स्ट्रेटेजी होता है, जब हमें 100% क्वेश्चन सॉल्व करके देखना है। आप 80% क्वेश्चन भी, 70 to 80% भी अगर सही से कर लेते हैं ना,
तब तो अंडर 100 रैंक आएगा ही, बिकॉज आप कितना भी अच्छे से कर लो, कुछ क्वेश्चंस ऐसे एग्जाम में जरूर रह जाएंगे जो एग्जाम में बैठ के माइंड में क्लिक करेगा नहीं। तो हमें ये भी ध्यान रखना है, जो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होंगे उनको पिक करना है पहले। सर बट वो क्वेश्चन से डिस्टर्ब करते बार बार सर, वो कैसे मतलब करें उसको? तो वैसे जो क्वेश्चन मान के चलो पहले एक मिनट 2 मिनट में अगर अपन नहीं बन रहा है, या जब आप सॉल्व कर रहे हो लग रहा है ये बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो रहा है, लीव दैट क्वेश्चन फॉर दैट टाइम, दूसरा क्वेश्चन ट्राई करो। वो तो क्वेश्चन में 1-2 लाइन लिखने के बाद आइडिया हो जाता है ना, जो आंसर निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, बाद में सॉल्व करेंगे। सर इस जो मतलब ये टेस्ट हम लोग जो इस पे दे रहे हैं, इसका टेस्ट और जैम का लेवल लगभग इक्वल होगा या फिर इससे भी मतलब हाई लेवल में आएगा क्वेश्चन? हाई लेवल नहीं होगा। अब ऐसा फिक्स्ड बोलना सही नहीं है, तो जो क्वेश्चन बनाता है उस पर डिपेंड करता है, बट जैम का लेवल इतना हाई नहीं होता है। जैसे टेस्ट के अकॉर्डिंग, टेस्ट के अकॉर्डिंग मान के चलिए। अब मैं इसका मतलब ये नहीं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ जो टेस्ट में जो क्वेश्चन आएंगे वो वैसे ही जैम में आएंगे, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। लेवल ठीक है, जैम का लेवल मैक्सिमम इतना, ये इससे कम ही आएगा। जैम के क्वेश्चंस आसान होते हैं नॉर्मली। सर जो क्वांटम के लेक्चर लगेंगे वो मैथमेटिकल फिजिक्स के बाद लगेंगे? आप कौन से बैच के हो? सर 25 में नहीं, 1-2 टॉपिक के बाद क्वांटम मैकेनिक्स टॉपिक स्टार्ट होगा। ओके सर। सर सर डिराक डेल्टा फंक्शन वगैरह और टेंसर सर ये पढ़ाएंगे? डिराक डेल्टा पढ़ाएंगे, टेंसर नहीं पढ़ाएंगे, टेंसर सिलेबस में नहीं है। तो ठीक है, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू सर।